हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इजी और आसान चैप्टर है। इसके अंदर तुम्हें स्मॉल स्मॉल टर्म्स आएंगी। व्हेन यू विल बी फैमिलियर विद द टर्म्स, तुम इस चैप्टर के क्वेश्चंस काफी इजीली कर लोगे, काफी आसानी से कर लोगे। और मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ दैट दिस चैप्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। अरे यार, हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये तुम्हारा क्लास 11th का चैप्टर है। इसको जनरली स्टूडेंट्स कभी भी कर लेते हैं। कोचिंग्स में 11th के स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाता है, 12th के एंड में पढ़ा दिया जाता है, बिकॉज दिस चैप्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चैप्टर। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चैप्टर्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वी हैव लर्न प्रीवियसली द मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें आगे काफी जगह काम आने वाला है। ठीक है, यू विल बी फाइंडिंग द मोल्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स इन द डिफरेंट चैप्टर्स। तुम्हें कभी रिएक्शन बैलेंस करनी होगी, तुम रेडॉक्स में इस्तेमाल करोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में इस्तेमाल करोगे। सो फॉर द फर्दर चैप्टर्स यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, बट दिस चैप्टर is independent of the other chapter. It is not dependent when you are completing the chapter. Generally students क्या करते हैं, फिर कोचिंग्स में ऐसा कराया जाता है, इसको बिल्कुल एंड में कराया जाता है। तो हम इसको अभी, जैसा हमारा चैप्टर का सीक्वेंस है, जैसा केमिक्स बैच का हमने सीक्वेंस दिया था चैप्टर्स का, वी आर कंप्लीटिंग थ्रू द वे विच वी हैव डिस्क्राइब्ड इन द वीडियो। तो हम उसके थ्रू इसको लेके चलते हैं एंड लेट अस इंट्रोड्यूस टू द बेसिक टर्म्स ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसके साथ हम डील करने वाले हो। तो देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। फर्स्ट तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन, सेकंड तुम्हारा हो गया प्रोटॉन, एंड थर्ड वन इज योर न्यूट्रॉन। ठीक है, काफी बेसिक बेसिक चीजें। इसमें तुम्हें बेसिक डिफरेंस याद होना चाहिए क्योंकि यू आर जस्ट मूविंग फ्रॉम द क्लास 10 टू 11। सो आई नो यू हैव यू आर फैमिलियर विद दिस बेसिक टर्म्स, बट इट इज माई ड्यूटी टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द मोस्ट ईजिएस्ट वे दैट आई कैन। तो हम इसको काफी इजी तरीके से थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, तो मैं उनकी प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। दैट our first term to be discussed is electron, second is proton, and third one is neutron. So सबसे पहले हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। इट इज जनरली डिनोटेड बाय द माइनस 1 यूनिट charge, and the charge on the proton is just opposite in sign as on the charge on electron, तो वो हो जाएगा प्लस 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 coulomb, and it is plus 1 unit charge. And yeah, when you will be moving to find out the charge of neutron, तो वो हमारा होता है 0। सेकंड प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, दैट इज मास। So the mass of electron is 9.1 multiplied by 10 raised to the power minus 31 kg, and the mass of proton is 1.6726 multiplied by 10 raised to the power minus 27 kg। और जब तुम न्यूट्रॉन के चार्ज पे मूव करोगे, then you will be finding कि न्यूट्रॉन का चार्ज is also somehow similar to the charge on the proton। ठीक है, so it is also somehow similar to the charge on 1.675 multiplied by 10 raised to the power minus 27 kg। ठीक है, अब हमने ऊपर उसमें पढ़ा था मोल कंसेप्ट में दैट वी कैन डिनोट द मास इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको राइट आउट करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट में इसका मास क्या होगा। तो जब तुम इलेक्ट्रॉन की मास को डिवाइड कर दोगे बाय द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, तो वो तुम्हारा निकल के आएगा 9.1 मल्टीप्लाइड बाय, जब तुम 31 डिवाइडेड बाय 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 एटॉमिक मास यूनिट, वो तुम्हारा निकल के आएगा
It is similar to the 0.00054 atomic mass unit. ठीक है, and the mass of proton in the atomic mass unit is similar to 1.007 atomic mass unit. Here we are denoting the similar sign that the mass which we have found out is just similar to the value which we have written here. Mass 1.007 AMU के just nearest है या फिर approx इतना ही है. ठीक है, that's why we are writing the similar sign here. थर्ड वन हम लिखेंगे 1.008 AMU. ठीक है, फ्रॉम दिस रिलेशन तुम देख सकते हो कि ये प्रोटॉन का मास था, ये न्यूट्रॉन का मास था. Mass of proton is similar to the mass of neutron. Here it is just 0.008, 1.007. The only difference is of 0.001. तो write it down, एक स्टार बना के लिखो. Mass of neutron is slightly greater than mass of proton. Is slightly greater than the mass of proton. ठीक है, अब the next step we are differentiating them on the basis of their properties is हम निकालेंगे E by M ratio. ठीक है, E by M ratio. Here E is charge and M is mass. तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इनकी थर्ड प्रॉपर्टी जो कि तुम्हारा हो जाएगा E by M रेशियो. ठीक है, तो चार्ज तुम्हारा था 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 और उसका मास था इलेक्ट्रॉन का दैट इज 9.31 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -31. तो ये हमारा आ रहा है अप्रॉक्स 1.758 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी. सेम एज अगर तुम निकालोगे प्रोटॉन के लिए तो मैं इसको E by M रेशियो को थोड़ा सा एक बॉक्स में कवर कर देता हूँ कि हम किसके लिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं. Here we are calculating it for the इलेक्ट्रॉन और इधर हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द प्रोटॉन. ठीक है, सो दैट तुम्हें डाउट ना हो. हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6726 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 27. तो अब तुम देखोगे कि ये अप्रॉक्स सेम आ जाएगा एंड इट इज यू कैन सी जब ये ऊपर जाएगा तो जैसे कि तुम देखोगे इट इज समहाउ ये कैंसिल हो गया. ठीक है, ये आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय -19 प्लस 27. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 एंड 7 एंड 8. तो ये काफी छोटी टर्म आ रही है. ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू 0 एंड जब तुम E by M रेशियो निकालोगे फॉर द इलेक्ट्रॉन तो वो तुम्हारा आएगा सिमिलर टू 1.758 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर केजी. तो हमने E by M रेशियो यहाँ पे क्यों निकाला है, व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड द E by M रेशियो हियर. एक बार मैं तुम्हें वापस गो थ्रू करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है. इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर आई हैव introduce you to the three properties which are electron, neutron and proton. हमने उसको differentiate किया. The first property we have discussed is electron, second is proton and third one is neutron. हमने उनको differentiate किया on the based of their properties. तो first property हमने calculate की थी कि what are their charges, उनका क्या charges होता है and what is their magnitude. So the only difference is between the signs of electrons and protons, the charge they are having. The second property we have discussed is on the basis of the mass. तो हमने masses उनका लिखा and we have differentiated on the basis of that. And the third thing on which we are moving, we have calculated the E by M ratio for the electron and proton. तो हमने क्यों calculate किया है? We have calculated this E by M ratio for an experiment that is done. So the experiment हुआ था, write it down कि ये एक discovery हुई थी. इस डिस्कवरी से ये फाइंड आउट हुआ था कि बाय द इलेक्ट्रॉन के केस में हमारा हुआ था बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. तुम्हारा E by M रेशियो जो है वो आ गया था कांस्टेंट. ठीक है, सेम जब एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था
बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट, तुम्हारा उसमें आ गया था ई बाय एम रेशियो वेरिएबल, ठीक है। क्यों आया था, कैसे आया था, वो कंसिडर करेंगे अभी। इट इज द डिस्कवरी विच इज डन इन द पास्ट, विच इज डन ऑलरेडी, तो हमको उसका रिजल्ट याद रखना है, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे काफी अच्छी अच्छी टर्म्स आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारी सीरीज आएगी, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आएंगी, रेडियसेस आएंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द फर्स्ट लेक्चर इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर, इसमें मैं तुम्हें बेसिक टर्म्स या डिस्कवरीज जो हुई थी उससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, सो दैट यू विल बी फैमिलियर कि हम इस चैप्टर में किन चीज के थ्रू आए हैं एंड क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। दैट इज द मोटिव ऑफ दिस लेक्चर। तो अब हम देख रहे हैं कि फ्रॉम दिस ई बाय एम रेशियो कैथोड एक्सपेरिमेंट में इट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, एज वेल एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। एक और चीज हमें पता चली कि फ्रॉम द कैथोड एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, it is independent of nature of gas, independent of nature of gas as well as nature of electrode। ठीक है, ये तो तुम्हारा आ गया था। एज वेल एज इन द ई बाय एम रेशियो वेयर ई बाय एम रेशियो इज वेरिएबल, इसमें तुम्हें पता चला कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। अब ये कैसे डिपेंडेंट हुआ, इट इज द डिस्कवरी, ये हुआ था, वी आर जस्ट राइटिंग डाउन द रिजल्ट्स कि जो जो हुआ था। अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज द ई बाय एम रेशियो, तो हमने निकाल के कैलकुलेट किया है कि इसमें ई बाय एम रेशियो इज कांस्टेंट, एंड इन द केस ऑफ एनोड एक्सपेरिमेंट द ई बाय एम रेशियो इज वेरिएबल। दैट इज द डिस्कवरी। इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास और चार्जेस के बेसिस पर उनको डिफरेंशिएट किया। नाउ वी आर मूविंग द टॉपिक जिससे कि ये चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। राइट इट डाउन, properties of charge। The first property which defines a charge is charge is quantized। अब ये जो वर्ड है क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है कैन बी in the form of integral only, transferred, charge can be transferred or in the form of integral only, और रह सकता है बेसिकली। ट्रांसफर्ड कहना गलत हो जाएगा, ट्रांसफर्ड इज अ रॉन्ग टर्म टू एक्सप्लेन दिस। तो चार्ज कैन बी इन द टर्म ऑफ इंटीग्रल ओनली, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट we denote the quantization of charge is equals to the q is equals to ne, where n can be any natural number। Now you are in the class 11, so I am assuming that you know the what are the natural numbers and what are whole numbers। यहाँ पे charge can be only transferred in the form of, यहाँ पे n तुम्हारा हो जाएगा where, चलो मैं लिख देता हूँ, where n is equals to 1 2 3 up to n, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे समझ लो कि व्हेन यू आर गोइंग टू अ शॉप, तुम एक टॉफी खरीदने गए हो, दैट इज डेयरी मिल्क, तो तुम 10 वाली डेयरी मिल्क खरीदने गए हो, यू कैन नॉट आस्क द शॉपकीपर दैट गिव मी अ डेयरी मिल्क ऑफ 6 रुपीज, 8 रुपीज, 4 रुपीज। इट कैन ओनली बी सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 40 रुपीज, ठीक है। कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। तुम उसको जाके ये नहीं बोलोगे कि मुझे 0.7 डेयरी मिल्क दे दो, 1.4 डेयरी मिल्क दे दो। दैट इज नॉट द पॉसिबल वे, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, दैट इज नॉट द फिजिबल वे। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। बहुत बेसिक सा टर्म है, इसको तुम आगे जब थोड़ा और डील करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेयर ई इज द तुम्हारा चार्ज, ठीक है। अब
हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख ली. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑन विच वी आर मूविंग इज द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस. तो तुम उसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि चार्जेस आर of two types. One is of positive charge and second is your negative charge. So first is your positive charge and second is your negative charge, right? So your positive charge is denoted by the proton and your negative charge is denoted by the charge on the electron, is denoted by the charge on the proton. हमने वहां पे लिखा भी था that is +1u और उसकी जो वैल्यू थी वो थी +1.6 multiplied by 10 raised to the power -19 coulomb, and the negative charge we have denoted is in the form of electron. सेम चीज हो जाएगी, तो मैं उसको बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ. दैट इज -1u और वो तुम्हारा था -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम. इससे तुम्हें ये समझ आ गया कि चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स. पहला तुम्हारा है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज योर नेगेटिव चार्ज. तो सेम चार्ज बट अपोजिट इन साइन. ठीक है. जनरली हमने चार्जेस लिख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिख ली थी. द थर्ड थिंग ऑन विच वी आर मूविंग, इसको तुम सेकंड बना लो. द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज ऑन विच वी आर मूविंग इज द सेम चार्जेस repel each other. The fourth property of the charge is opposite charges attract each other and vice versa. The fourth property is charge is a scalar quantity. What do you mean by the scalar quantity? That it only has the magnitude, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है. ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. दैट एक ये लाइन है, ठीक है. इसमें यू हैव द प्लस q1 चार्ज हियर एंड प्लस q2 चार्ज हियर. सो यू कैन ओनली सी या फिर you can only denote that the q1 charge is here and q2 charge is here. You cannot denote that in which direction the charge is. It can only be denoted where you have applied the force. तो तुम्हारे मान के चलो तुम इस साइड फोर्स लगा रहे हो q2 में और q1 में तुम लगा रहे हो फोर्स इस साइड. सो इन दिस केस अगर तुम फोर्स इस साइड लगा रहे हो एंड इट कैन ओनली बी डिनोटेड, we have denoted by the direction of force. Because force is a vector quantity. It has both magnitude and direction, but charge has only magnitude. मैग्नीट्यूड मतलब कितना है, कितना नंबर है. ठीक है. फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है. अब थोड़ा सा फोर्स का बात कर लिया है, तो इस चैप्टर में तुम और थोड़ा सा फोर्स के साथ डील करने जाओगे. तो इसको एक बेसिक इंट्रोडक्शन में तुम्हें देता हूं. दैट इज फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 upon r square. Here k is your 1/4 pi epsilon naught. ठीक है. इट इज द कांस्टेंट, क्योंकि जब तुम इसका जनरली डेरिवेशन देखोगे दैट इट इज q1 q2 by r square होता है. यू विल बी स्टडिंग दिस चैप्टर इन डिटेल. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में तुम इसको अच्छे से पढ़ने जाओगे. हियर वी आर जस्ट टेकिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट. तो इसमें जब तुम ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे
there comes a constant which is k, and you write it down the value. We have found out the value of k which is equals to, यहाँ पे मैं तुम्हारा k का वैल्यू लिख दे रहा हूँ, that is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम इसको लिख सकते हो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम, दैट इज, और जब तुम इसको लिखोगे CGS यूनिट में, देन k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में तुम CGS सिस्टम, MKS सिस्टम अच्छे से पढ़ोगे, सो इट इज द नॉट द नीड, क्योंकि वो प्रायर तुम्हारा पहले से ही पढ़ा दिया जाता है। इट इज नॉट द चैप्टर दैट यू आर डीलिंग आफ्टरवर्ड्स। तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें ये चीज याद होगी। ठीक है, द सेकंड थिंग on which we are moving is if any charge particle q is placed on the surface of potential V, so potential energy is up, that is the formula of force। ठीक है, now the that is the fourth thing। Now I am moving down to the fifth property of the charge, is if any charge particle q, if any charged particle q is placed on the surface of potential V, is placed on a surface of potential V, तो तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू V। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि these are the 5 properties of charge। Now we are moving to the some important definitions that you will be having, that you will be seeing again and again in this chapter। तो उन definition से हम थोड़ा familiar हो जाते हैं in this introduction lecture। So make down a heading, some important definitions। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन, वो तुम्हारी है कि हाउ यू डिनोट atomic mass and atomic charge on an atom। So atom is denoted by ZXA, where A is your atomic number, where A is your atomic number and Z is your mass number। अब एटॉमिक नंबर की क्या डेफिनेशन है, मास नंबर की क्या डेफिनेशन है, वी आर स्टडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर इन डिटेल, तो हमको उसको अच्छे से समझना होगा कि ए क्या है, जेड क्या है। इधर हमने लिख दिया है कि व्हाट दे आर। अब हम उसका इधर पढ़ेंगे कि डिटेल में कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। सो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द जेड। The definition of atomic number is the number of protons present in the nucleus of an atom। Number of proton present in the nucleus of an atom। ठीक है, as well as we are denoting that it is equals to the number of protons present in the nucleus of an atom। जब एक कंडीशन आती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाते हैं, देन द एटम इज डिनोटेड, इज सेड टू बी द न्यूट्रल एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर तुम्हारा वही होगा, जैसे कि सपोज अगर एक तुम्हारा एटम है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही तुम्हारा हो जाएगा एटॉमिक नंबर इस एटम का। ठीक है, so number of protons present in the nucleus of an atom is known as
the atomic number of that particular atom, and if the heading number of protons is equals to the number of electrons, when this condition happens, the atom is said to be the neutral atom. The atom is said to be neutral atom. ठीक है, एज वेल एज अब तुम इस डेफिनेशन में से निकालो कि किस एटम को न्यूट्रल एटम होते हैं. यू कैन जस्ट राइट इट डाउन फ्रॉम दिस डेफिनेशन. नाउ अगर तुम्हें किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं तो तुम निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इसको लिख के समझते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर तुम्हें किसी एटम के अंदर निकालने हैं, देन यू कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट इट by writing it down that number of electron minus number of negative charge. As well as number of electrons minus plus number of positive charge. दोनों सेम ही चीज है बिल्कुल. Now, in case of a charged atom, you can calculate the number of protons in this way कि उस पे जितना number of negative charge होगा तुम उसको number of electrons में से minus कर दोगे. And in the case of the atom considering the positive charge, you can just simply calculate it by adding the positive charge with the number of electrons. ठीक है, this condition is only applicable. Number of protons तुम्हारे किसी एटम में होंगे, you can just simply calculate it down, and when you will be having the condition of write it down in the box. ये कंडीशन तुम्हारी होगी in case of the charged atom. ठीक है, अब ये तो हमने डेफिनेशन समझ लिया, एटॉमिक नंबर समझ लिया, ऊपर उसको डिनोट कर दिया कि एटॉमिक नंबर को कैसे डिनोट करते हैं. नाउ इट्स द टाइम टू टेक द एग्जांपल ऑफ ए न्यूट्रल एटम एज वेल एज द एग्जांपल ऑफ द चार्ज एटम, जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज हो, एक पे नेगेटिव चार्ज हो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल कंसीडर करके तुम्हें समझाता हूँ कि एग्जांपल नंबर 1 में ले लेता हूँ, दैट इज ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16. ठीक है, नाउ अब तुम इसमें देख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equals to the number of is equals to the atomic number, तो वो होगा 8. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके अंदर होंगे 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर होंगे 8. तो जब तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ZXA, A is your number of proton plus number of neutron, और तुम्हारा एटॉमिक नंबर जो है that is your Z is equals to the number of protons. ठीक है, हमने ये लिखा था that is ZXA हमने लिखा था, और Z तुम्हारा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, that is equals to the number of protons, और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दोगे that is equals to the mass number. ठीक, ये समझ लिया. Let us take down the example of an charged atom. ठीक है, तो हमने ले लिया O2 माइनस. ठीक है, इन दिस केस अब तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसने 2 बाहर से ले लिए, दैट्स वाई इस पे 2 नेगेटिव साइन आ गए. अगर ये दे देता देन इट इज हैविंग द पॉजिटिव साइन. ठीक है, ये तुम्हें समझना होगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया. जस्ट बिकॉज कि इसने किसी से कुछ लिया है, इट इज इन द कंडीशन. अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम उसके दबाव में आ जाते हैं. अंडरस्टैंड इट इन दिस वे कि अगर हमने किसी से कुछ लिया है देन विल बी कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, अगर हम किसी को दे रहे हैं देन विल बी हैविंग द पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव चार्ज. इट इज सेम इन द केस ऑफ एटम. यू कैन टेक द रेफरेंस. इसने 2 लिया है, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो तो तुम्हारे न्यूक्लियस में दैट कैन नॉट बी चेंज. तो जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर है
that cannot be changed. So the number of protons, वो तुम्हारा हर केस में इसका 8 ही रहने वाला है, ठीक है। बट जो हेरा फेरी हुई है वो हुई है तुम्हारी इलेक्ट्रॉन्स में, और वो 2 ले लिए गए, सो नाउ दे आर 10, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 सेज, हमने यहाँ पे नेगेटिव की बात कर ली है, लेट अस टेक डाउन द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एटम। वो तुम्हारा हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुम्हारे हो गए 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे हो गए 6, क्योंकि इसने 2 दे दिए तो वो कम हो गया, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट द एटॉमिक नंबर। हमने इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि इनिशियली हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो एटॉमिक नंबर होता है। वी कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकॉज इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसके अंदर होता है। बट वी कैन चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग विद अनदर एटम, किसी को दे सकते हैं, ले सकते हैं, जस्ट टू कंप्लीट डाउन द ऑक्टेट। इसको तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, कि हम ऑक्टेट क्यों पूरा करते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जस्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि तुम्हारा है मास नंबर। सो योर सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज मास नंबर। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। मास नंबर क्या था? दैट इज योर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास नंबर हमने यहाँ पे डिनोट किया था ए से, इसको डिनोट किया जाता है ए से। इट इज इक्वल्स टू द sum of number of protons and neutrons present in nucleus, protons and neutrons present in nucleus of an atom। इसको हम डिनोट करते हैं ए से, और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज आवर आइसोटोप्स। द फर्स्ट डेफिनेशन कम्स डाउन कि आइसोटोप्स होते हैं क्या है, इसमें कि तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर एटम है, उनके एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे, बट इन द डिफरेंट कंडीशंस उसके एटॉमिक मास वेरी करेंगे, एंड इन सम कंडीशंस उसका कोई एक एटॉमिक मास होगा दैट इज द मोस्ट फीजिबल, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होगा, जिसको हम कॉमनली जानते होंगे। बट देयर आर चांसेस कि उसके डिफरेंट मासेस भी हो। तो अगर कोई एटम्स के साथ ऐसा केस बनता है, देन वी कैन से दैट दिस एटम्स हैव आइसोटोप्स। और हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, अब हम वो डेफिनेशन के थ्रू लिखेंगे। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऐसा समझो कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट से तुम हो, अब तुम्हारे अलग अलग एटम्स हैं, उनके अलग अलग एटॉमिक मासेस हैं, बट एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। अब तुमको ऐसे एग्जाम्पल से समझ नहीं आया तो इसको ऐसे लिखते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम atomic number but different mass number। ठीक है। तो फर्स्टली जैसे कि तुम इस एग्जांपल से देख सकते हो कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। हम सबसे पहले आइसोटोप लिखते हैं कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर इनिशियली इसकी बात करते हैं, ठीक है। वो होता है 1H1, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। द सेकंड आइसोटोप इज, अब तुम देखना कि एटॉमिक नंबर नीचे वाला है, एटॉमिक मास ऊपर वाला है। द एटॉमिक नंबर विल रिमेन सेम इन कंडीशन इन केस ऑफ आइसोटोप्स, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 1D2। एंड इन द थर्ड वी हैव ट्रिटियम दैट इज 1D3, ठीक है। इट इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। अब तुम एक और एग्जांपल लेके समझो, इन द केस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन दे आल्सो हैव द आइसोटोप्स। तो सेकंड पे मूव करते हैं, इन द केस ऑफ
carbon, and in the case of nitrogen, carbon के केस में we have 6C12 which is most commonly used, and 6C14, 7N14 and 7N15. अब तुम ये सोचोगे कि इनकी आइसोटोप्स हैं, तो ये हमको जनरली एटॉमिक टेबल में दिए क्यों नहीं जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में दिए क्यों नहीं जाते? बिकॉज सम आइसोटोप्स हैव सम स्पेसिफिक यूज, क्योंकि कोई कोई आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ कुछ सिर्फ पाए गए, वी हैव नॉट फाइंड आउट दे यूज कि उनका क्या यूज है। ठीक है, जैसे जैसे हम यूज फाइंड आउट करते जाएंगे, सो आइसोटोप्स विल आल्सो बिकम यूजफुल आफ्टर अलोंग विद द टाइम। नाउ जो आइसोटोप्स हमें यूजफुल हुए हैं, दैट आर सम आर इन आइसोटोपिक इन नेचर। जैसे तुम यूरेनियम की बात करो, सो उसके कुछ आइसोटोप्स ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, एंड इन सम कंडीशंस अगर हमें कुछ कम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज करना है, तो हम दूसरा आइसोटोप यूज कर सकते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, द फोर्थ डेफिनेशन इज द आइसोबार्स, atoms of different elements having atoms of different element having same mass number but different atomic number, same mass number but same atomic number। तुम्हारा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यस एम आई राइट, एटॉमिक नंबर तुम्हारा सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि जस्ट हमने ऊपर आइसोटोप पढ़ा है। इन द केस ऑफ आइसोबार्स तुम्हारा ऊपर की शैली पूरी इक्वल रहेगी, नीचे की शैली तुम्हारी डिफरेंट होती जाएगी। द केस ऑफ ZXA, नाउ योर A इज डिफरेंट, द मासेस नंबर आर डिफरेंट इन द केस ऑफ आइसोबार्स। अब ये तुम्हारा कब होता है कि हमने आइसोटोप्स देखे थे, जनरली किसी एटम का, यू कैन से कि कैल्शियम का 20C40 होता है, एंड सेम इन द केस ऑफ पोटेशियम वो तुम्हारा 19C40 होता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स। एग्जांपल लिख लेते हैं। 18AR40, 20CA40, 19K40। ठीक है, इसमें तुम एक बार एनालाइज करके देखो कि A और Z में क्या डिफरेंस आ रहा है। कि A तुम्हारा 40, 40 एंड 40, बट Z इज डिफरेंट, जो कि तुम्हारा 18, 20 एंड 19। ठीक है, दिस इज अबाउट द आइसोबार्स। ये तुम्हारा सेम है, ये तुम्हारा डिफरेंट है। The fourth definition on which we are moving is isotones and isoneutronic species। ठीक है, these are the species। हम किन species को, किन elements को आइसोबार्स बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। So the fifth important definition जिस पे हम मूव डाउन करने जा रहे हैं, वो हमारी आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉनिक स्पीसीज की तुम्हारी बात आ गई है, टोन्स की बात आ गई है, तो इसमें तुम्हारे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज हो सकती है, बट द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन स्पीशीज को तुम बोलोगे आइसोटोन्स। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same number of neutrons। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है मैं तुम्हें वो लिख के बताता हूँ कि जस्ट मेक डाउन अ टेबल कि तुम्हारा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड इसका मास होता है 13, एंड इन द केस ऑफ नाइट्रोजन इट इज 14, वैसे 6C12 होता है, बट वी हैव द
आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। सो इन दिस केस अगर तुम टेबल को हल्का सा एनालाइज करो कि इसका ZXA, इसका मास नंबर है 13, इसका मास नंबर है 14 और इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका एटॉमिक नंबर है 7, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू is also 7, and the difference in this between two, that is A minus Z, वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि हमारा आ रहा है इक्वल। सो दीज स्पीशीज आर सेड टू बी isoneutronic species. Let us consider one more example. Write it down, इसको तुम example number 1 लिख लो. A Z, number of neutrons which is A minus Z, तो एक तुम एग्जांपल ले लो 11Na23 का और 12Mg24 का। अब तुम इसमें देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर तो है, एटॉमिक मास है 23, एटॉमिक मास है 24 और एटॉमिक नंबर 11 12, तो Z माइनस N का जो तुम्हारा डिफरेंस है वो तुम्हारा दोनों केसेस में सेम आ जाएगा। तो दीज स्पीशीज आर सेड टू बी आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोटोन्स भी कह सकते हैं हम, ठीक है। सो द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑन विच वी आर मूविंग इज, वो हमारी हो जाएगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जस्ट हेडिंग बना लो, एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स और आयंस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब बात इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की हो गई है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जैसे कि वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जैसे कि Na+, तो इसका हो गया 10। जब ऑक्सीजन 2 दे देगा इट इज O2 माइनस, इधर भी हो गया 10। जब मैग्नीशियम 2 दे देगा वो भी हो जाएगा 10। जब फ्लोरीन एक ले लेगा इट इज ऑल्सो 10, और जब एल्यूमिनियम 3 दे देगा इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में भी 10 है, 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 इस केस में भी 10 है। Then these species are said to be isoelectronic. These species are said to be isoelectronic, right? The seventh important definition on which we are moving is equals to the isodiaphers, ठीक है। You can hear again the isoelectronic species, क्योंकि ये तुम्हें inorganic में भी पढ़ाया जाएगा, but the remaining two definitions on which we are moving is isodiaphers and isoesters। ये तुम्हें जनरली नहीं मिलेगी, बट अगर किसी बुक में मिल भी रही है तो हम उसको अभी ही डिफाइन कर देते हैं, दैट इज आइसोडाइफर्स, APHRS, isodiaphers, atoms of different elements having same difference between proton and neutron. Atoms of different element having same difference between proton and neutron,
ठीक है, जो n माइनस पी का है दैट विल बी सेम, वो सेम होगा। नाउ अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होंगे जिनका प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का रेशियो सेम होगा। जैसे कि यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ 6C13 एंड 5B11, ये कार्बन है और ये बोरोन है। जब तुम इसका एग्जांपल लेने जाओगे कि तो n माइनस पी का रेशियो तुम्हारा सेम आना चाहिए, देन ओनली द स्पीशीज आर कंसिडर्ड टू बी आइसोडाइफर्स। तो ये तुम्हारा हो गया मास नंबर और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट इज 13, इट इज 16, इट इज 11 और ये 5 है तुम्हारा, ठीक है। तो अब 13 माइनस 6 इज योर what, 7 एंड इट इज ऑल्सो 6। तो n माइनस पी का रेशियो जब तुम देखोगे तो इट इज 6 माइनस 5, इट इज 7 माइनस 6। तो n माइनस पी तुम्हारा इस केस में भी 1 आ रहा है और n माइनस पी तुम्हारा इस केस में भी 1 आ रहा है। सो दीज स्पीशीज आर कंसिडर्ड टू बी आइसोडाइफर्स। The next definition on which we are moving is the isoesters, जो कि हमारी 8th definition है, ISOESTERS, isoesters। Right. So the definitions of isoesters are molecules having same number of atoms, molecules having same number of atoms, and also having the same number of electrons, and also having the same number of electrons। अगेन अगर हम इसका एक एग्जांपल लेके समझे कि अब ये कहना चाह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स, पहले हम एलिमेंट्स के एटम्स की बात कर रहे थे, अब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। एस्टर्स में हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जनरली, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से हो जाएगा, तो तुम आइसोएस्टर्स को ऐसी स्पीशीज समझ सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स है जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एग्जाम्पल इज NaF and MgO, ठीक है। So it is number of atoms upon total electrons। तो NaF को तुम लिख सकते हो कि molecules having same number of atoms, इसमें एटम क्या Na और F, इसमें Na और F 2 2, also having the same number of electrons। अब इसमें Na plus F 11 plus 9 that is equals to 20 electrons and it is equals to 12 plus 2 that is 20 electrons। so number of atoms भी same है, total number of electrons भी same है, then this species are said to be the isoestrous species, right। तो अब हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है एक बार वापस से रिवाइज करके रैप अप कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। From the starting it is the introduction, in the next lecture we will be discussing about the different atomic models जो इस तुम्हारे atomic structure में आए जिनके साथ हमने डील किया, राइट। We have started with the heading that is atomic structure। इस चैप्टर को तुम कभी भी पढ़ सकते हो, either you can complete it in the starting of your 11th or in the end of your 12th। We have discussed about the three fundamental properties, three fundamental particles and their properties, electron, proton and neutron। हमने उस पे देखा, we have differentiated them on the basis of their charge and on the basis of the mass they are having। फिर हमने उससे निकाला E by M रेशियो बेस्ड ऑन द डिस्कवरी। हमने देखा कि अगर E by M रेशियो कांस्टेंट होगा तो the gas it is independent of the nature of the gas and as well as it is independent of the nature of the electrode।
और जिस केस में तुम्हारा E by m रेशियो वेरिएबल आया, इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। देन वी हैव मूव डाउन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि इस चैप्टर में तुम चार्ज की काफी बात करोगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस दिस, कि चार्ज तुम्हारा क्वांटाइज्ड रहेगा, चार्ज हमेशा इंटीग्रल की फॉर्म में रहेगा। उसकी हमने डेफिनेशन लिखी कि डेफिनेशन होगी Q is equals to NE, वो उससे हमने समझा। वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ एन लेट अस से टॉफी, कि उसको तुम 0.4 0.6 0.8 टॉफी नहीं बोल सकते, यू कैन जस्ट बाय इट इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, कि हमें एक टॉफी दे दो, दो दे दो, तीन दे दो, चार दे दो। देन हमने देखा कि चार्जेस किस किस टाइप्स के हो सकते हैं, दैट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज, उसको हमने यूनिट से देखा, +1 U -1 U, उसका कितना मास होता है वो हमने देखा, मैग्नीट्यूड। आफ्टर दैट हमने देखा कि सेम चार्ज खुद को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज उसको अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू द वाइस वर्सा। आफ्टर दैट हमने देखा कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, डज नॉट हैव द डायरेक्शन, the property which is having the quantity which is having the direction, the property which is vector in quantity is force। तो हमने थोड़ा सा फोर्स के बारे में समझा, फोर्स की डेफिनेशन देखी, k की क्या वैल्यू होती है, तो k की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन द MKS सिस्टम, एज वेल एज हम k को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। फोर्स को हमने थोड़ा सा समझा। आफ्टर दैट वी हैव मूव डाउन टू द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इफ एनी चार्ज पार्टिकल अगर किसी सरफेस पोटेंशियल पर रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। उसके बाद हमने 8 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी। फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम बढ़े कि तुम किसी एटम को किस तरीके से डिनोट करोगे। वी कैन डिनोट सम एटम इन द फॉर्म ऑफ ZXA, इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे। अब इसमें Z क्या होता है, X क्या होता है, वो हमने देखा। जनरली एटॉमिक नंबर जो होता है वो तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम्स के अंदर कितने हैं उसके बराबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा। उसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन पे चले गए, हमने उसका एग्जांपल समझा थोड़ा सा। इन केस ऑफ एन चार्ज एटम, अगर तुम्हारा कोई एटम चार्ज है, O2+1 है, O2 2- है, तो उस केस में तुम निकाल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर तुम्हें निकालने तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नेगेटिव चार्ज होंगे। इन केस ऑफ एन नेगेटिव चार्ज एंड इन केस ऑफ एन पॉजिटिव चार्ज तुम्हें उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज में तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको मतलब माइनस करना होगा। हमने एग्जांपल लेके समझा। वी हैव टेकन डाउन द एग्जांपल ऑफ एन न्यूट्रल एटम, नेगेटिवली चार्ज एटम एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम। चार्ज कैसे आया वो भी हमने देखा। ये नेगेटिव चार्ज आया तुम्हारा बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, अपने पे लेके, ठीक है। लेने से आता है नेगेटिव, देने से आता है पॉजिटिव चार्ज। द सेकंड डेफिनेशन हमने इसमें पढ़ी वो थी तुम्हारे मास नंबर के बराबर। मास नंबर था कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तुम्हारी डेफिनेशन थी मास नंबर की, दैट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की इक्वल्स होगा, दैट इज अवर मास नंबर। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर एटम का पढ़ा कि ZXA में Z क्या होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। A जो होता है तुम्हारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली मास नंबर हमेशा ज्यादा होगा एटॉमिक नंबर से। थर्ड डेफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड इज द आइसोटोप्स, की सेम एटम्स सेम एलिमेंट जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे। अब डिफरेंट क्या है, ये 1 2 एंड 3, 1 1 1 इज सेम, तो उस केस में हम उनको बोलेंगे कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट हैविंग द आइसोटोप्स, जिसके डिफरेंट मासेस नंबर होंगे, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट हमने पढ़ा आइसोबार्स, जिसमें ये सेम रहेंगे, दिस आर डिफरेंट। इस केसेस में ये डिफरेंट थे एंड इस केस में ये सेम है इन द केस ऑफ आइसोबार्स। उसके बाद हमने पढ़ा फिफ्थ वाला जो था हमारा आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनिक से तुम्हें समझ आ गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे इस केस में, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझा कि 6C13 7C14, A इज इक्वल्स टू Z तुम्हारा हो जाएगा कि 13 - 6 7, 13 - 6 7, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। यार A - Z इज न्यूट्रॉन, वही हमने एक और एग्जांपल लिया था इसका। आफ्टर दैट वी जस्ट मूव डाउन टू द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट हमने देखा कि कौन कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगी। These species are said to be isoelectronic। इसके बाद हम गए आइसोडाइफस स्पीशीज पे, उसमें हमने समझा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का डिफरेंस सेम हो जाएगा, उन स्पीशीज को हम बोलेंगे आइसोडाइफस स्पीशीज। इसका हमने एग्जाम्पल भी लेके समझा कि ZXA ये तुम्हारा मास नंबर है, ये तुम्हारे प्रोटॉन है, ये तुम्हारे न्यूट्रॉन है। जब A - P का रेशियो तुम्हारा 7 था, 6 था, तो दिस रेशियो P - N तुम्हारा जब
एन माइनस पी तुम्हारा सेम आ जाए, इस केस में हमारा 1 आ गया था, इस केस में हमारा 1 आ गया था, देन दिस स्पीशीज आर सेड टू बी आइसोडाइफर्स। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी पे मूव करें, दैट इज आवर आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स पे हम मूव करें, दैट इज अवर लास्ट प्रॉपर्टी फॉर द लेक्चर। वो थी मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम ऑल्सो हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम, NF था 2 थे, MgO था इसमें भी 2 थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम थे, then only in this case the species are said to be isoesters of each others। ठीक है, that's it for the lecture।